हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशनल अकेडमी। सो आज हम दोस्तों डिमांड चैप्टर क्लास 11th मैक्रो इकोनॉमिक्स के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 13 मार्क्स के क्वेश्चंस जो फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं, वहाँ से 13 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे इस पूरे चैप्टर से। तो अगर आपको 13 मार्क्स पूरे चाहिए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। डेफिनेटली उसके बाद आप अपना स्कोर अच्छा कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड किया हुआ है, तो जिन्होंने वो इस वीडियो को ना देखा हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मेनली दोस्तों इसमें समझने पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे आप फोकस करिएगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप MCQ क्वेश्चंस को कर पाओगे। MCQ क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप उस क्वेश्चन को सही कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं, है ना। सब्जेक्टिव में तो क्या होता है कि हम लिख देते हैं तब भी हमें थोड़े ना थोड़े मार्क्स क्या होते हैं दे देते हैं टीचर्स, लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर आपके करेक्ट होंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ नंबर क्या होंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल में पहली बार हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ये चैनल मेनली SST को ही डेडिकेट किया गया है। तो इसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक के SST के चैप्टर्स ना, SST के टॉपिक्स कवर होंगे। तो अलग अलग क्लास के बच्चे अपने अपने प्लेलिस्ट में जाके अपने अपने क्लास अपने अपने सब्जेक्ट को गो थ्रू कर सकते हैं और वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट आता है किसी भी टॉपिक में SST से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं ज़रूर आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, सो बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, और साथ साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, और एक लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिमांड सीरीज़ के थर्ड पार्ट है आपका, हो जाएगा ये, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, सो आज का टॉपिक हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, मुझे पता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो बच्चों को अक्सर इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। तो देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन सबसे पहले। तो ये क्या कहता है, इलास्टिसिटी इन द डिमांड वी स्टडी डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी स्टडी क्वांटिटेटिव मेजर्स। हम डिमांड में क्या पढ़ रहे थे कि डिमांड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी या घट रही थी, है ना। उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से या फिर अदर जो फैक्टर्स थे उसमें चेंज होने की वजह से क्या हो रही थी, आपकी डिमांड अप एंड डाउन हो रही थी, है ना। बट इलास्टिसिटी में क्या पढ़ेंगे हम कि कितनी मात्रा चेंज हुई है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहता है, इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर्स, कितना घटा या बढ़ा, जैसे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट एक्सेट्रा। क्लियर है, ये डायग्राम है। डिमांड पहले आप इनिशियली डी था, फिर किसी कारण की वजह से क्या हुआ, आपकी डिमांड बढ़ गई, शिफ्ट हो गई राइट वर्ड और दूसरा लेफ्ट वर्ड। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, क्वांटिटेटिव मेजर को बताता है हमारा क्वेश्चन, सिंपली आ जाएगा आपसे दैट इलास्टिसिटी मेजर्स। तो आपको पता हो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या होगा, इट मेजर्स क्वांटिटेटिव वैल्यूज़। ठीक है, सो आई होप आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दिखाता है हमें, दैट स्टडी ऑफ डायरेक्शंस ऑफ चेंज, कि डायरेक्शन मतलब कहाँ जा रहा है, अप जा रहा है या डाउन जा रहा है डिमांड कर्व, और प्लस डिग्री ऑफ चेंज, यानी कितना चेंज हुआ है। ठीक है, सो इन दोनों को प्लस करके क्या निकलता है आपका दोस्तों, फाइनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। डेफिनेशन देखो प्रॉपर क्या है, इट रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। तो ये क्या दिखाता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ठीक है, क्या दिखाता है दोस्तों, इट इज़ रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी वस्तु में क्या हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, कितने परसेंट चेंज आ रहा है उसकी डिमांड पे, ड्यू टू द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। तो फैक्टर अफेक्टिंग क्या कहते हैं, आपके प्राइस, है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन, सीजन वेदर एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिमांड के फर्स्ट टॉपिक में कवर करवाया फर्स्ट पार्ट में, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा। पहले उसे देखोगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो देखते हैं ईडी, इलास्टिसिटी को हम कैसे दिखाते हैं, इलास्टिसिटी डिमांड को ईडी से। सो इट इज़ इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना चेंज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड में, और नीचे आपका आएगा परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ दैट डिमांड फॉर एक्स, कि कौन से फैक्टर की वजह से क्या हो रहा है, एक्स जो कम्युनिटी है उसके में कितना चेंज आया है ना। तो आगे हम इसके एग्जांपल देंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी ध्यान रखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। क्लियर है। आगे न्यूमेरिकल करेंगे हम ज़रूर। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। तो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने तरीके के, 3 तरीके की। पहली आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरी आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरी आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से ही आता है ना। तो इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे ज़रूर आगे। तो आपकी कितनी 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस। ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी PED इक्वल टू में क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स ड्यू टू द फैक्टर अफेक्टिंग क्या, जो फैक्टर अफेक्टिंग क्या है दोस्तों, प्राइस। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, कितनी डिमांड में चेंज आ रही है, दैट शोज योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया आपको। तो कमोडिटी एक्स को क्या इफेक्ट कर रहा है, प्राइस इफेक्ट कर रही है, दैट्स वाई इट लीड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इसका, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करेंगे मेथड फॉर द मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कौन कौन से ऐसे मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र कर सकते हो। तो देखो कौन कौन से मेथड हैं। पहला आपका परसेंटेज मेथड, सेकंड आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और थर्ड है आपका ज्योमेट्रिक मेथड। तो मेनली जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके यहाँ से बनते हैं, परसेंटेज मेथड से और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। ठीक है। तो इस पर फोकस करिएगा। परसेंटेज मेथड में क्या है, ED इक्वल टू में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एक्स अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। परसेंटेज मेथड को और क्या बोला जाता है, इट इज़ द फ्लक्स मेथड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लक्स मेथड, प्रपोर्शनेट मेथड और मैथमेटिकल मेथड। ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी अपन में चेंज इन प्राइस, इनटू में इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी। क्लियर है। न्यूमेरिकल करेंगे तो ये आपको फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या देखते हैं हम, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है ना। ED इक्वल टू में 1 है, ED इलास्टिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 है, या फिर ED आपकी लेस देन 1 है। तो ये दिखाता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। नेक्स्ट है आपका थर्ड ज्योमेट्रिक मेथड। तो ज्योमेट्रिक मेथड में कैसे हम देखते हैं दोस्तों, इलास्टिसिटी ये क्या दिखाता है, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, यानी नीचे क्या सेगमेंट, अपन में अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्राफिक मेथड, पॉइंट मेथड और आर्क मेथड। तो आपको इनके डिफरेंट नाम भी याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज़्यादा हैं आपके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें, है ना। तो मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी दिखाया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपन में फैक्टर अफेक्टिंग। सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कौन सा इफेक्ट कर रहा है डिमांड को, प्राइस कर रही है, दैट्स वाई नीचे प्राइस आया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फार्मूला आपका न्यूमेरिकली है, चेंज इन क्वांटिटी अपन चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस, इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। सेम चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। तो ये तरीका है। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ़ डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 4 यूनिट टू 5 यूनिट ड्यू टू द फॉल इन प्राइस फ्रॉम ₹10 to 8, है ना। तो 4 यूनिट से डिमांड कितनी क्यों थी पहले, क्यों कितना था दोस्तों आपका 4 यूनिट, है ना। Q1 कितना आया आपका, आप फाइनली आप 5 यूनिट ले रहे हो क्योंकि प्राइस कम हो गया। पहला प्राइस कितना था 10 था, अब कितना हो गया 8 हो गया।
ठीक है। तो क्वांटिटी आपकी 4 थी, अब कितनी क्वांटिटी हो गई, नहीं 5, प्राइस आपका पहले 10 था, अब क्या हो गया, प्राइस P1 यानी 8। तो चेंज कितना आया क्वांटिटी में, तो चेंज इन क्वांटिटी करेंगे तो न्यू माइनस ओल्ड, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड अब माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। तो 5 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। और चेंज इन प्राइस करोगे तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, तो न्यू प्राइस क्या है, 8 रुपीज़ है ना, और ओल्ड प्राइस कितना है, 10 है। तो फाइनली आपका चेंज इन प्राइस कितना आ गया दोस्तों, -2 रुपीज़। अब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगा दो सिंपल। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या कहता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में इनिशियल प्राइस अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी। तो आपका चेंज इन प्राइस कितना आया, 1 आया था, है ना। चेंज इन प्राइस 1 यहाँ मैंने लिख दिया है। चेंज इन प्राइस कितना हुआ, -2, ध्यान रखिएगा -2, क्योंकि पहले 10 था फिर 8 आ गया। तो 8 में से 10 को माइनस करोगे तो क्या आ गया, 2 रुपये कम हो गया, माइनस में नेगेटिव में चला गया, है ना प्राइस। तो 1 अपॉन -2 इंटू में इनिशियल प्राइस था 10 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी आपकी 4, काटोगे इसे 2 5 जा 10, तो कितना आ गया ऊपर -5/4, ठीक है। तो अब इसे डिवाइड दोगे फाइनली कितनी आ गई आपकी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, तो आपके आगे -1.25 और 1.25। यहाँ पे माइनस जो साइन है वो हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप, दैट्स वाई। सो माइनस साइन इज ड्यू टू द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो माइनस साइन इज़ ऑफन इग्नोर, तो इसलिए माइनस का साइन जो है वो इग्नोर कर सकते हैं हम। सो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। क्वांटिटी डिमांडेड थी आपकी मान लें 5, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड हो गई आपकी अब 8, है ना, ड्यू टू द फॉल इन प्राइस। इनिशियल प्राइस था आपका मान लो 10, अब न्यू प्राइस क्या हो गया दोस्तों आपका 7। तो आप इसके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, प्राइस इलास्टिसिटी कितना आता आपका। क्लियर है। नेक्स्ट मेथड था आपका एक्सपेंडिचर मेथड, है ना, जिसमें हम क्या देखते हैं, मेनली डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कितने तरीके की होती है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, देखो पहला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, है ना, जिसमें ED इनफाइनाइट होता है आपका। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ED इज इक्वल टू में व्हेन ED इज इक्वल टू में 1। हाईली इलास्टिक डिमांड जब क्या होता है, ED आपका ग्रेटर देन होगा। लेस इलास्टिक डिमांड व्हेन ED इज लेस देन 1 एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड व्हेन ED इज इक्वल टू 1। तो ये 5 तरीके की होती है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू और डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है दोस्तों आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, है ना, व्हेन ED इज़ इनफाइनाइट। तो ये क्या होता है, व्हेन देयर इज़ अ फाइनाइट डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्राइस एंड द डिमांड बिकम जीरो विद अ स्लाइट rise in the price, then the demand for such a commodity is said to be perfectly elastic. So perfectly elastic demand क्या है दोस्तों, जहाँ पे आपकी डिमांड क्या होती है दोस्तों, फाइनाइट होती है ना, निश्चित होती है, और एक फिक्स प्राइस पे। अगर वो प्राइस क्या होगा, ऊपर या नीचे होगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक जीरो, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो आपकी जो डिमांड है क्या हो जाएगी, दैट विल बिकम जीरो, है ना। सो उस डिमांड को क्या कहा जाता है दोस्तों, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जैसे देखो एक डायग्राम के थ्रू P1 पे आप क्वांटिटी क्यों कर रहे थे, फिर उसी पे सेम प्राइस पे आप क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो, है ना। इनफाइनाइट है आपका, सॉरी हाँ इनफाइनाइट, है ना, यानी कितनी भी कर सकते हो सेम प्राइस पे आप अपनी डिमांड। क्लियर है। और अगर थोड़ा सा भी प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो डिमांड क्या कर दोगे, बिल्कुल जीरो। सो इफ़ नोट में यहाँ देखो, इफ़ प्राइस इंक्रीज देन डिमांड इक्वल टू जीरो, इफ़ प्राइस विल डिक्रीज देन वी फेस लॉसेस। क्लियर हो गया परफेक्टली इलास्टिक का मतलब। नेक्स्ट है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक, व्हेन ED इज इक्वल टू में जीरो। यहाँ क्या होता है, व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन द डिमांड विद द चेंज इन प्राइस देन डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्राइस कितना भी ऊपर नीचे हो जाए लेकिन डिमांड क्या होगा दोस्तों, सेम ही रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब देखो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन डिमांड क्या सेम ही है, चाहे कितना भी इधर उधर हो जाए। जैसे मेडिसिन,
प्राइस बढ़ेगी घटेगी चाहे कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन डिमांड क्या रहेगी उसकी, सेम ही रहेगी ऑलवेज। डिमांड रहेगी चाहे कितना भी प्राइस हो जाए। अगर आपको चाहिए होगा तो लोगे ही लोगे, है ना। क्लियर हो गया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट देखते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड व्हेन ईडी इज ग्रेटर देन 1, है ना। सो ईडी इज ग्रेटर देन 1 कब होगा, व्हेन द परसेंटेज change in the quantity demanded is more than the percentage change in price, then the demand for such commodity is said to be highly elastic demand। ठीक है, तो ये क्या कहता है हाईली इलास्टिक, कि प्राइस जो होगा वो तो कम चेंज होगा, लेकिन जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या कहलाता है, हाईली इलास्टिक डिमांड। जैसे डायग्राम के थ्रू देखो आप, पहले प्राइस पी था तो आप क्वांटिटी क्यू कर रहे थे, अब प्राइस क्या हुआ, कम हो गया, तो अब डिमांड क्या कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो। बट पी कितना चेंज हुआ है, छोटा सा स्मॉल हुआ है, और आपकी क्वांटिटी डिमांड कितनी चेंज हुई, बहुत ज़्यादा हुई है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हाईली इलास्टिक डिमांड क्या है। कि हाँ, प्राइस की कंपैरिजन क्या होता है, आपकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, सो दिस इज़ हाईली इलास्टिक। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, पर लेस इलास्टिक डिमांड व्हेन ईडी इज़ लेस देन 1। So percentage change in the quantity demanded is the less than the percentage change in price, then the demand for such commodity is said to be less elastic, है ना। तो यहाँ पे प्राइस में बदलाव होने की वजह से क्वांटिटी कंपैरिजन क्या होगा, कम होगी। तो क्वांटिटी डिमांड देखो कितना कम हो रहा है, कम डिमांड हो रही है, लेकिन प्राइस कितना चेंज हो, बहुत ज़्यादा हुआ। मान लो 4 से सीधा 10 रुपीज़ हो गया प्राइस, क्वांटिटी डिमांड पहले 4 थी, अब 5 हुई, तो प्राइस की कंपैरिजन क्या हुई है, लेस। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लेस इलास्टिक डिमांड, है ना। और ईडी क्या होता है, लेस देन 1, ध्यान रखिएगा। लास्ट है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड व्हेन ईडी इज इक्वल टू में 1। तो यूनिटरी का मतलब सेम डिमांड सेम प्राइस, जितना प्राइस चेंज होगा उतनी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, चेंज होगी। सो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन द डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी द यूनिटरी इलास्टिक। जहाँ पे डिमांड चेंज इन क्वांटिटी ये क्या हो, इक्वल टू में चेंज इन प्राइस हो। ठीक है, तो दोनों जितना प्राइस चेंज हुआ है उतनी ही क्वांटिटी क्या होगी, चेंज होगी। सो इट इज़ कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट मेथड था आपका ज्योमेट्रिक मेथड। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत मुश्किल ही बनते हैं, बट आपको इसके नाम याद रखने, जो मैंने आपको नाम बताया इसका अलग अलग है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर पढ़ लेते हैं ज्योमेट्रिक मेथड के बारे में। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट इट इज़ मेजर बाय द डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व विद द लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट। तो लोअर अपॉन अपर सेगमेंट क्या क्या इक्वल होता है आपका ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू। ठीक है, डिमांड कर एट द पॉइंट द वैल्यू ऑफ ई डी इज यूनिटी एट मिड पॉइंट ऑफ एनी लीनियर डिमांड कर्व। ठीक है, तो इसे मेज़र कैसे करते हैं, एक मिड पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट से ऊपर का सेगमेंट ऊपर का हो गया और नीचे वाला सेगमेंट नीचे का सेगमेंट हो जाएगा। देखते हैं। सो डायग्राम टू शो ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड कहते हैं इसे ऑल। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एट अ गिवन पॉइंट क्या होता है आपका, ई डी इक्वल में लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपन में अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। डी क्या होता है आपका, मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व। जैसे यहाँ देखो, है ना, ये आपका डिमांड कर्व है ए से बी तक। तो इस पे क्या हो सकती है, डिमांड कर्व अपनी डिफरेंट होगी। यहाँ पे ई डी इक्वल टू में 1, लेस देन इक्वल टू में 1, है ना, ई डी इक्वल टू में 1 0, ग्रेटर देन 1 इन इलास्टिक डिमांड कर्व। और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी मैंने बता ही दिया आपको, है ना, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक मोर देन 1, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिसिटी लेस देन 1 एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। ये डायग्राम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड था आपका। ठीक है, यहाँ इस ए से बी पॉइंट तक क्या होता है, ग्रेटर देन 1, यह आपका लेस देन 1, यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल टू 1,
अब हम बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करती है। तो क्या क्या है फ्रेंड्स, नेचर ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी, टाइम एंड पीरियड, डिफरेंट यूज ऑफ कमोडिटी, बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर एंड है ना, एंड सो। ये पाँच छः पॉइंट आप याद रखिएगा कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट था टाइप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो कवर हो गया। अब हम करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जैसे मार्केट डिमांड तो आपको पता ही है क्या होता है। इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड इन द मार्केट बाय ऑल कंज्यूमर एट अ डिफरेंट प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, डिमांड फंक्शन क्या होता है। इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कल भी करवाया था मैंने आपको। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट देन देयर इज़ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड ऑफ द कमोडिटी and quantity demanded of it. So this is the higher price lower demand and the lower price higher demand. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे बाकी फैक्टर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्राइस में ही केवल क्या होता है, चेंज होता है। चेंज इन डिमांड आपको पता ही है क्या होता है। चेंज इन डिमांड व्हेन द डिमांड कर्व ड्यू टू द चेंज इन एनी वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स अदर देन द प्राइस। तो चेंज इन डिमांड जो हमने किया था, शिफ्ट हो रहा था, है ना, तो यहाँ पे प्राइस क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, और बाकी फैक्टर की वजह से जो आपका चेंज आता है ना डिमांड में, दैट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। नेक्स्ट है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये क्या है, व्हेन द डिमांड चेंज ड्यू टू द चेंज इट्स ऑन प्राइस कीपिंग ऑल अदर फैक्टर। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट है आपका डिमांड कर्व एंड डिमांड शेड्यूल। So the tabular presentation of a price and quantity demanded is called demand schedule, and the demand curve is graphically representation is demand curve। ठीक है, एक कर्व होगा तो ग्राफिकली जो शो करते हैं दिस इज कॉल्ड डिमांड कर्व। और जो टेबुलर फॉर्म में हम दिखाएंगे, जैसे प्राइस है, इधर क्या है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, तो 1 प्राइस पे 2 हो गया, 2 प्राइस पे 3 क्वांटिटी डिमांडेड। सो दिस इज द शेड्यूल। ठीक है, स्लोप ऑफ डिमांड कब कैसे निकालते हैं दोस्तों, चेंज इन प्राइस अपन में चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट मेथड था आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये देखते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। सो डिग्री ऑफ द परपोर्सिनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू द चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। यानी इनकम में चेंज की होने की वजह से जो डिमांड में फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, द रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो क्या हो रहा है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में सेम इनिशियल क्वांटिटी, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन सॉरी इनिशियल इनकम। क्लियर है फॉर्मूला। तो चेंज वही सेम चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे क्यू रहेगा, है ना, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, ये ओनली क्यू रहेगा। सो चेंज इन क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी होगी, इनिशियल इनकम अपॉन में चेंज इन इनकम। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में आपका आ जाएगा यहाँ पे चेंज इन बाय, है ना, इनिशियल इन चेंज इन इनकम। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू की जगह नीचे क्या आएगा दोस्तों, आपका चेंज इन बाय, ध्यान रखिएगा, और इंटू में बाय अपॉन में क्यू। तो ये था आपका फॉर्मूला इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई लिखने में, तो उसे ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा उसे। टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी के टाइप कौन कौन से हैं ये देखते हैं।
पहला पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, यानी इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या होगी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी और इट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है। दूसरा है आपका इसके टाइप्स देखते हैं। पहला आपका इनकम इलास्टिक, जब क्या होगी आपकी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। सो ए वाई इज़ लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 1 आएगा, तब आपका आएगा इनकम इलास्टिक। इनकम इन इलास्टिक कब होगा, जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी लेस देन इनकम होगी, यानी ई बाई इज़ लेस देन 1। बस आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी ही है। थर्ड आपका यूनिटरी इनकम इलास्टिक। तो इसमें क्या होगा, यूनिटरी मतलब इक्वल होगा, जहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है। जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, ये क्या है कि एक्सेप्शनल केस है दैट इनकम इंक्रीज इन इनकम नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब ये होता है, बट ये ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आपकी इनकम बढ़े और क्वांटिटी आप क्या करो बिल्कुल कम कर दो। सो ई वाई क्या होगा यहाँ पे जीरो, ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका नेगेटिव इनवर्स इलास्टिक, सॉरी नेगेटिव इनकम इलास्टिक। तो ये किसके केस में आता है मेनली दोस्तों, इन्फीरियर गुड्स के केस में, जहाँ पे इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, घटती है। एक तरह की घटिया वस्तुएं हैं ना, जैसे जैसे आप इनकम बढ़ेगी तो क्या करोगे आप क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दोगे। सो दिस इज़ योर इनकम इलास्टिक डिमांड। लास्ट है आपका क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड, है ना, थर्ड। तो क्रॉस इलास्टिक क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। तो देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस in the quantity demanded of one goods when the price of another goods change. Alternatively, the cross elasticity of demand for the complementary goods is negative. तो सिंपल क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है दोस्तों कि किसी भी वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड में दूसरे वस्तु के प्राइस में चेंज होने की वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस इलास्टिक डिमांड। और ये मेनली केस कौन से गुड्स के केस में देखते हैं हम क्रॉस इलास्टिसिटी, सब्स्टिट्यूट गुड्स और आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। तो आगे अभी इसको क्लियर करेंगे हम। और सो देखो एग्जांपल है आपका, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन quantity demanded for a goods after the change in price of another commodity. Example, if there is the increase in the price of tea by 10%, then the quantity demanded of coffee increase by the 2%, then the cross elasticity demand is equal to में क्या होगा 2/10। तो देखो इसका मेन मकसद क्या है, मैंने बताया था आपको क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, दो सब गुड्स के केस में है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो दो वस्तु है, टी एंड कॉफ़ी है ना, डिमांड किसी कर रहे थे टी की। अब क्या हो रहा है, सपोज़ करो कॉफ़ी का रेट क्या हो गया, कम हो गया, तो आप क्या कहोगी, टी की डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे। क्या कर दोगे दोस्तों, कम कर दोगे। जाहिर सी बात है, सेम प्राइस पे आप उसकी क्वांटिटी कम कर दोगे, आप उसकी जगह क्या कर दोगे, कॉफ़ी, है ना। और सपोज़ करो दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, सपोज़ करो कि टी का प्राइस जो कॉफ़ी की प्राइस क्या है ज़्यादा होगी, तो आप क्या करोगे, कॉफ़ी ना खरीद के आप टी की मात्रा की क्वांटिटी बढ़ाओगे। सो आई होप वो क्लियर हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में देखते हैं जो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं ना। मान लो यहाँ कार है और दिस इज़ योर पेट्रोल। अब कार की आप मान लो डिमांड कर रहे थे और सपोज़ करो प्राइस क्या हो गया, पेट्रोल का बढ़ गया, तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी डिमांडेड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कम कर दोगे। और वही पेट्रोल अगर कम हो गया रेट पेट्रोल का, तो क्या करोगे, कार की डिमांड आप ज़्यादा कर दोगे। सो आई होप आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आ गया होगा। ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू क्या हो गया था, 2/10 इक्वल टू में 0.2%। सो दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव इलास्टिक डिमांड। क्लियर है। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड देखते हैं यहाँ पे, नेगेटिव वाला नेगेटिव में आएगा आंसर आपका। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक
इट इज़ ड्यू टू द टू प्रोडक्ट्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, वाइल अ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिक डिनोट्स टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल, if product A and B are complements, then an increase in the price of B, the complement B are the complement, an increase in the price of B leads to be decrease in the quantity demanded of A. ठीक है, मैंने बताया था आपको, मान लो कार आपका जो है वो A कमोडिटी है ना, और जो आपकी पेट्रोल है दैट इज़ योर B. तो अगर B में के प्राइस में जो अगर प्राइस बढ़ गया तो ए की डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे, जाहिर सी बात है. और बी का अगर प्राइस क्या हुआ, कम हुआ, तो आप इसकी डिमांड क्या कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे. सो दिस शोज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिक डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में. ठीक है, और जीरो किस किसी केस में होता है दोस्तों, टीवी, बाइक, कार, जाहिर सी बात है. क्लियर है. सो ये आपका पूरा था आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो मेनली जो क्वेश्चंस आता है फ्रेंड आपका, वो आता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड से. ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं. और यहाँ से जो मैंने बताया था सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या होगा और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में क्या होगा, है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना. तो ये पूरा आपका चैप्टर था. एक लास्ट टॉपिक आपका बच गया है डिमांड का, जिसमें हम ग्राफिकली देखेंगे मार्जिनल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मेनली. तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करूँगा, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स. एंड इसे से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो. थैंक यू सो मच.